नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बची हुई टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिए थे। आज रासायनिक अभिक्रिया के बारे उसके अभिलक्षण के बारे में जानते हैं। देखिए, आप हेडिंग बनाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के, हेडिंग बनाएंगे सब लोग रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। अभिलक्षण का अर्थ ये है पहचान या उसके गुण को प्रदर्शित करना। कैसे हम जान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? अभिलक्षण से यही समझिएगा कि अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, किसी दो पदार्थों के बीच में क्रिया हो रही नहीं हो रही हैं। इन सबको जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? अभिलक्षण जानना होगा। तो अभिलक्षण में देखिए, सबसे पहला अभिलक्षण जो होता है, ये 5 प्रकार से आपको लक्षण बताए जाएंगे। पहला अभिलक्षण है गैस का निकलना, गैस का निकलना। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा अभिलक्षण हो जाएगा अवक्षेप का बनना। नोट करते चलेंगे, सब लोग नोट्स पूरा कंप्लीट करेंगे। अवक्षेप का बनना। और तीसरा हो जाएगा, ये दूसरा हो गया, ऐसे पॉइंट वाइज कर देते हैं। पहला, ये दूसरा, और ये देखिए तीसरा है गैस का निकलना और अवक्षेप का बनना। ताप में परिवर्तन लिख लो, ताप में परिवर्तन। एक और लिखेंगे, चौथा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। और पांचवा लिखिएगा अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और बिल्कुल आप इन पांचों पॉइंट को याद रखेंगे। बहुत आसान पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे ऐसे याद रख लो, सीधा सीधा रंग बदलता है, ताप बदलता है, गैस में कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखता है, अवक्षेप बन जाएगा, अवस्था में परिवर्तन दिखाई देगा। तो इन सब के बारे में एक एक पॉइंट करके हम एक एक रिएक्शन इनके बारे में भी दे देते हैं, ताकि आपको जानने में आसानी हो पाए। तो देखिए, सबसे पहला हम पॉइंट बनाएंगे इसमें, सबसे पहला पॉइंट आप बनाइए गैस का निकलना। यहाँ से सबसे पहले पॉइंट को हेडिंग बनाएंगे आप, गैस का निकलना, गैस का निकलना। इसमें देखिए क्या लिखेंगे। अब इसमें आप कर सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जब पदार्थ क्रिया करें, क्रिया करने के फलस्वरूप जो उत्पाद बने, उत्पाद के साथ साथ गैस निकलने लगे, यही प्रक्रिया गैस का निकलना कहलाता है। फिर से बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके जब उत्पाद बने, उत्पाद में गैस का निकलना प्रदर्शित हो, यह अभिक्रिया ही क्या कहलाएगा? गैस का निकलने की अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे अगर आपसे बताया जाए, क्या लेते हैं हम, देखिएगा इसको लिख दें ऐसे, जिंक के दाने को लेकर के जिंक के दाने को लेकर सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर क्या होता है? देखिए, जिंक का दाना लेंगे आप और जिंक के दाने को लेकर के सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में जब मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? बोलेंगे, बनेगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ऐसे आप ले सकते हो सब। कापर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाने पर कापर सल्फेट, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना। इसी तरह से अगर इसका सिंबल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट, क्या लिखेंगे? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तीन लगाएंगे, इससे ये प्रदर्शित होता है गैस निकल रही है। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या पढ़ा गया? गैस का निकलना। और गैस यहाँ पे कौन सी निकल रही है? हाइड्रोजन। तो बोल पाएंगे
जिनके दाने को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब आप क्रिया करवाएंगे तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी, तो बोलेंगे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, आगे सेम अगला पॉइंट बनाएंगे आप। इसमें और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप, कॉपर को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो कॉपर सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस बात को भी लिख सकते हैं, कॉपर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर कॉपर सल्फेट के साथ बिल्कुल सब नोट्स बनाते जाएंगे, कॉपर सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार ये कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला जो टॉपिक बनाएंगे, इसमें अगला हेडिंग बनाइएगा, अवक्षेप का बनना। देखिएगा ये हम इरेज कर रहे हैं और अगली हेडिंग बनाते हैं अवक्षेप का बनना। ठीक है, मिटाएं इसको भी। देखिए अवक्षेप का बनना, सेम यहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं। हेडिंग बनाएंगे अब अवक्षेप का बनना। इस अवक्षेप के बनने में जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है तो वहाँ पे हम बोलेंगे अवक्षेप का बनना यह प्रदर्शित कर रहा है। देखिएगा क्या हमने बताया, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत अवक्षेप बना हुआ दिखाई दे या उसके रंग में परिवर्तन दिखाई दे दे, कहने का मतलब वो पहले जिस कलर का था वो कलर अपना डिस्कलर हो जाए या उसमें कहीं ना कहीं अवक्षेप दिखाई देता है, तो देखिएगा जैसे हम लिख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ लिख पाएंगे पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के साथ क्रिया होने पर एक सेकंड, क्रिया होने पर देखिएगा लेड आयोडाइड का पीले रंग का अवक्षेप बनता है, ये भी आप पॉइंट ऐसे लिख लेंगे। एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट लिखना होगा आपको कि अवक्षेप के बनने से एक अभिक्रिया लिखिए, तो आप अवक्षेप के बनने से अभिक्रिया में क्या लिखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड को अवक्षेप के बनने में लिखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड को जब लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, क्या लिख सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने पर लेड आयोडाइड का निर्माण होता है और ये किस कलर का होता है, पीले कलर का होता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, अवक्षेप का बनना कहलाता है। ठीक, अगला है ताप में परिवर्तन। अगली हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ताप में परिवर्तन।
बिल्कुल आसानी से ये भी कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, आप बोल सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के उपरांत अगर ताप में परिवर्तन दिखाई देता है, ताप का मतलब होता है या तो गर्म हो रही हो अपक्रिया होने के बाद, या तो ठंडा हो रहा हो। ताप तो दो ही होगा, या तो गर्मी बढ़ रही हो या तो ठंडा हो रहा हो। ठीक है, तो ताप में परिवर्तन जैसे हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे। जब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उसके टेम्परेचर, उसके तापमान में वृद्धि या कमी दिखाई दे, या ऊष्मा ताप भी, उस यहाँ ताप में परिवर्तन क्या लिख सकते हो, देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखेंगे, जब अनबुझे चूने को, अनबुझे, बुझा चूना नहीं लिखेंगे, अनबुझा, अनबुझे चूने को जल के साथ, जल के साथ, जब अनबुझे चूने को जल के साथ क्रिया करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं, तो बुझा चूना, बुझा हुआ चूना तथा, तो बुझा हुआ चूना तथा ऊष्मा या ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। बिल्कुल आसानी से ये भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए ये बार बार सवाल पूछा गया, अनबुझे चूने का सूत्र है, और ये भी पूछा गया बुझा हुआ चूना का सूत्र है। अधिकतर बच्चे यहाँ से कन्फ्यूज, जो कि 1 नंबर का सवाल आता है वो भी गलत कर देते हैं। तो अनबुझा चूना में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, सीधे सीधा अनबुझे चूने में क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे क्या है, जल, तो यहाँ पे लिखेंगे H2O, इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे और देखिए क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना, तो लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, याद रखिएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये जल है। उसके बाद ऊष्मा, यहाँ पे आप लिखेंगे ऊष्मा निकलती है। देखिए यहाँ पे ऊष्मा लिख सकते हैं या ऊष्मा ऊर्जा लिख सकते हैं, या ही यहीं पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा लिख सकते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी को हम रंग ताप में परिवर्तन दिखाई देता है जब कहीं ऊष्मा निकलती है, तो ये एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब, जब अभिक्रिया संपन्न होने के बाद यदि उसमें से गर्मी निकले, ताप निकले, तो वहाँ पे बोलेंगे क्या होगा, ऊष्मा छेपी। और अगर हमको इसको करवाने के लिए गर्मी देनी पड़े या ताप देना पड़े या गरमाना पड़े, तो इसी को हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब वो अवशोषित करेगा, और छेपी का मतलब अपने अंदर से निकालेगा। तो बिल्कुल आप इसको भी कर पाएंगे। तो समझ आया होगा, अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जल H2O, बुझा हुआ चूना बनता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलता है, ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अगली हेडिंग बनाती है रंग में परिवर्तन। देखिएगा यहाँ हम रिलीज करते हैं इसको, देखो रंग में परिवर्तन। और रंग में परिवर्तन, बिल्कुल एक एक पॉइंट आप इसके एग्जाम्पल ही मेन है। यदि आप एग्जाम्पल याद करेंगे तो आपको इससे पूरे के पूरे नंबर बोर्ड में मिलेंगे। तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक एग्जाम्पल को याद करते चलेंगे। देखिए अगली हेडिंग बनाते हैं, रंग में परिवर्तन। यही हेडिंग है, रंग में परिवर्तन। अब आप जानते हैं, जैसे आपको हम एक सूती कपड़ा ले लें, कॉटन का, उसमें थोड़ा सा हल्दी का लेप लगा लें, या 5, 6, 7 क्लास में ये प्रक्रिया आप कर चुके हैं कि एक कागज़ लेते थे या सूती कपड़ा लेते थे, उसमें आप हल्दी का लेप लगा देते थे, या हल्दी के घोल में उस कपड़े को डाल देते थे, और कपड़ा सुखवाने के बाद अब नींबू के रस को उसके ऊपर निचोड़ देते थे। तो नींबू के रस निचोड़ने के बाद जो वो हल्दी का पीला रंग होता था, वो देखिए थोड़ा सा रेड कलर में या ब्राउन कलर में हो जाता था।
तो आप इसमें से अब बता सकते हैं वो कैसा परिवर्तन दिखाई दे रहा था, रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। ये भी आप समझ सकते हैं कि हल्दी का जो पीला रंग था, नींबू के या साइट्रिक अम्ल मिलाने के बाद उसके रंग में कहीं ना कहीं बदलाव दिखा है, तो इसी को बोलेंगे हम रंग में परिवर्तन। तो इसमें आप नोट करेंगे, पहला लिखेंगे, लिखिएगा जब साइट्रिक अम्ल को यहाँ लिखेंगे, जब साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखिए बैगनी कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए जो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम ये किस कलर का होता है, बैगनी रंग का, याद रखेंगे। साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट से जब क्रिया करवाएंगे तो परमैंगनेट के साथ क्रिया करवाने पर यह पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन अर्थात बैगनी रंग खो देता है, लिख सकते हैं रंगहीन हो जाता है। बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे कि जब साइट्रिक अम्ल अर्थात ये नींबू का रस समझ लो कि जब पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का है, बैगनी कलर का है, और इसके ऊपर जब हम साइट्रिक अम्ल डालते हैं तो देखिए ये क्रिया करके क्या करता है, इसका जो बैगनी रंग है वो क्या होगा, बदल देगा, किस कलर में चला जाएगा, रंगहीन, मतलब कोई रंग नहीं रह जाएगा। ठीक अगली अवस्था लिखेंगे अवस्था में परिवर्तन। अगला है अवस्था में परिवर्तन। देखिए ये भी बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। आप मोम देखे होंगे, मोमबत्ती, जो मोमबत्ती होती है ये देखिए ऐसे, अगर हम मोमबत्ती को जलाएं तो मोमबत्ती को जलाने पर देखिएगा पहले ये वैक्स जो होती है वो ठोस होती पूरी तरीके से, है ना, मैंने जो मोम है वो ठोस है, और जब हम जलाते हैं तो देखते हैं आप ये पिघलता है, मोम जो होता है धीरे धीरे पिघलता है। जब पिघलता है तो ये किस अवस्था में जाता है, द्रव अवस्था में, और इसके बाद ये जो जब जलता है पिघलने के साथ साथ तो ये किस अवस्था में रिलीज होने लगता है, गैस अवस्था में। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा आपके लिए, मोम होगी, मोम का जलना, याद रखिएगा मोम का जलना। तो यहाँ पे लिख सकते हो जब मोमबत्ती है, ठीक है, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है, जब मोम को, या मोमबत्ती लिख सकते हो, जब मोम को जलाया जाता है तब मोम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, फिर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे अवस्था में, इससे ना बल्कि इससे लिखेंगे,
इसे अवस्था में परिवर्तन के अभिक्रिया का अभिलक्षण प्रदर्शित होता है। ठीक है, यहाँ तक हम कंप्लीट किए। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है, अब पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया में संतुलित रासायनिक अपक्रिया क्या है, असंतुलित। फिर अगली वीडियो हम इसके आगे देंगे आपको। ठीक है, नमस्कार।